इंट्रोडक्शन किस बात का करना है? इंट्रोडक्शन हुआ है अपना, है? त्रिज्या ज्ञात करने के फॉर्मूले पढ़े थे ना, और वेग ज्ञात करने की फॉर्मूले भी पढ़ लिया था। वेग ज्ञात करना क्वेश्चन किए थे, वेग पर, वेग पे क्वेश्चन किए थे क्या? नोट्स मिल गए क्या सबको? नोट्स मिल गए? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम तक नोट्स आ गए हैं सबके पास? आ गए हैं ना? देखो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम तक नोट्स आ गए हैं सबके पास। हाँ, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आ गया सबके पास। कल क्या? अरे तो क्या बात होगी? त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ लिया था, वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, और वेग पर आधारित क्वेश्चन कर लिए थे क्या? कर लिए थे? वेग पे नहीं किए थे। चलो फिर वेग के बारे में, वेग की 3 कंडीशन लिखाई थी मैंने, वेग की 3 कंडीशन लिखाई थी, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने की 3 कंडीशन। पहले तो बताओ वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 और मीटर नहीं, जेड अपॉन एन, मीटर प्रति क्या होता है ये? सेकंड में होता है, ठीक है? माइनस में होता है वेग, -2.18। ध्यान से देखो, ऊर्जा है ये, प्लस में होता है वेग, ठीक है? बातें नहीं करोगे कोई भी। हमने कहा था v जो होता है वो समानुपाती होता है z के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है n के। यहां से 3 कंडीशन बनाई थी कि अगर परमाणु क्रमांक सही समान रहे और क्या बदलता रहे, कोस बदलता रहे, तो v व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा n के, ठीक है ना? इसका मतलब 2 वेगों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो बराबर होगा, बताओ, n2 अपॉन n1, ठीक है? और हमने पढ़ा था कि अगर कोस बदले और परमाणु क्रमांक, कोस समान रहे, परमाणु क्रमांक बदले, तो v जो है वो समानुपाती होगा किसके? z के। किसकी होगा? z के। इसका मतलब v1 अपॉन v2 बराबर z1 अपॉन z2, ये पता था। कोस भी बदले और परमाणु क्रमांक भी बदले, तब v जो है वो बराबर होता है किसके? बताओ, n2 अपॉन n1 इंटू z1 अपॉन z2। ये कंडीशन 3 हमने पढ़ ली थी। अब इस पर आधारित हमें क्या करने हैं? क्वेश्चन करने हैं। चलो फिर निकालते हैं क्वेश्चन। त्रिज्या ज्ञात करना पढ़ लिया था, आयतन से संबंधित क्वेश्चन हो गया था हमारा, और वेग से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। चलो हाइड्रोजन के पहले कोष, हाइड्रोजन के पहले कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो, वेग ज्ञात करो। हाइड्रोजन के पहले कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। अब एक परमाणु दिया है आपको, केवल हाइड्रोजन, है ना? उसका कौन सा कोष है? पहला कोष है, और गतिशील इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? वेग ज्ञात करना है। v बराबर होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6, और बताओ z अपॉन क्या होता है? n होता है। z अपॉन क्या होता है? n होता है। परमाणु क्रमांक कितना हाइड्रोजन का? 1। परमाणु क्रमांक कितना है? 1। और कोष कौन सा है? पहला। तो 1 बटा क्या आ जाएगा? 1। किसके गुणा में? ये 2.18 इंटू 10 की पावर 6 के गुणा में है, ठीक है? काटोगे? नहीं कटेगा। कितना आएगा? 1 को 1 से भाग दोगे, 1 आएगा। कितना वेग आ जाएगा? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है बात? क्वेश्चन लिखो आप एक। लिथियम प्लस 2 के तीसरे कोष में
गतिशील इलेक्ट्रॉन का लिथियम +2 के तीसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। वेग ज्ञात करो। लिथियम +2 के तीसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। कितना आएगा? सेम आएगा। क्लियर है बात? चलो, तीसरा कोष है और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। उत्तर सेम आएगा। 3 को 3 से काटोगे 1/1 आएगा। 1/1 में बराबर 1 के होता है। ठीक है ना? 1 को 2.186 से गुणा करोगे तो उत्तर इतना ही आना है। चलो, ये तो था सरल सा प्रश्न। हीलियम प्लस के दूसरे कोष तथा लिथियम +2 के तीसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन के हीलियम प्लस के दूसरे कोष और लिथियम +2 के तीसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात क्या होगा? वेगों का अनुपात क्या होगा? सबको करना है प्रश्न। कॉपी में पेन चलाओ, लाइन नहीं चलानी है। हाँ, क्वेश्चन हल करना है। जुकाम हो गया? हीलियम प्लस के दूसरे कोष और लिथियम +2 के तीसरे कोष में उपस्थित या गतिशील इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ज्ञात करना है। परमाणु क्रमांक भी बदल रहा है और कोष भी बदल रहा है। परमाणु क्रमांक भी बदल रहा है और कोष भी बदल रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा है बताओ? V1/V2 बराबर Z1/Z2 इंटू N2/N1 N2/N1 कितना आएगा? 1:1 सबका आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सबका? देखो, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। N2 यानी हीलियम का कोष कौन सा दे रखा है? लिथियम का कोष कौन सा दे रखा है? 3 बटा कितना बताओ? दूसरा कोष है। कितना है? दूसरा कोष है। कट रहे हैं ना? हाँ, तो कितना आ जाएगा? 1:1। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 दुआ और 3 दुआ 6/6 बराबर 1:1। 1:1 कर लोगे? अगला प्रश्न के रूप में दिया गया है। हाँ, समझ नहीं आया? V1 देखो, हमने पढ़ा था कि जो V होता है वो समानुपाती होता है, बताओ, Z/N के। Z/N के। Z के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती किसके? N के। हमने कहा कि जब N बदले, कोष बदले, तब V डायरेक्ट समानुपाती हो जाएगा किसके? Z के। समझ में आ गई बात? परमाणु क्रमांक नियत रहे, परमाणु क्रमांक नहीं बदल रहा, तब याद रखना है V व्युत्क्रमानुपाती होता है N के। और दोनों ही बदल रहे हैं तो फॉर्मूला काम में कौन सा लेना है? ये लेना है। परमाणु क्रमांक के कारण वेग क्या आएगा?
और कोस के बदलने के कारण वेग क्या आएगा। तो फॉर्मूला हमारा ये काम आएगा। उत्तर आ गया इसका 1:1। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया गया आपके, देखो सारे नोट्स खोलो। इलेक्ट्रॉन के आवर्तकाल के लिए सही विकल्प का चयन करो। इलेक्ट्रॉन के आवर्तकाल के लिए सही विकल्प का चयन करो। प्रश्न बना के दिया गया है, ठीक है ना। आपसे पूछा है आवर्तकाल। आवर्तकाल ठीक है। आवर्तकाल बराबर होता है किसके, 2πr अपॉन लिखा है ना v। देखो इसमें लिखा है आवर्तकाल t बराबर होता है 2πr अपॉन v के, 2πr अपॉन v के, है ना। ये आवर्तकाल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब पहला ऑप्शन आपको दिया गया है आवर्तकाल समानुपाती n² अपॉन n³, यानी t जो है समानुपाती n² अपॉन z³, यही है क्या पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है t समानुपाती किसके, n³ बटा क्या है z²। चौथा ऑप्शन दिया गया आपको, बताओ क्या, t समानुपाती z² अपॉन n³, z² अपॉन n³। और चौथा ऑप्शन दिया गया t समानुपाती z³ और बटा क्या है n², ठीक है। t आवर्तकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास में 2πr अपॉन v। हम ये कह सकते हैं ये तो है एक संख्या 2π, 2 × 3.14, संख्या को छोड़ दो। ऐसा प्रश्न आए तो आप देखो ऊपर क्या है, ये r, तो हम कहेंगे t जो है वो समानुपाती किसके है, r अपॉन v के, r अपॉन v के। r त्रिज्या है, r क्या है त्रिज्या, और v क्या है वेग, v क्या है वेग है। त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, r बराबर n² अपॉन क्या होता है z, r बराबर n² अपॉन z। वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, z अपॉन n, z अपॉन n। फॉर्मूले में r का मान रखना है और इसमें v का मान रखना है। r का मान रखोगे तो t बराबर आपके पास में आएगा n² अपॉन z, और v का मान रखोगे तो z अपॉन आएगा n। इस फॉर्मूले को आपने क्या किया है, हल किया है। त्रिज्या है, त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n² अपॉन z। वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है z अपॉन n, यानी वेग का परमाणु क्रमांक और कोश के साथ में क्या संबंध है वो ज्ञात करना है आपको। त्रिज्या का कोश और परमाणु क्रमांक के साथ में क्या संबंध है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपने इसके अंदर पुट की तो आपके पास ये आया n² अपॉन z अपॉन n। मैंने कहा इस पूरी वैल्यू को आपको ऊपर लेके चलना है, इस पूरी वैल्यू को कहाँ लेके चलना है, ऊपर। तो ऊपर लिखा है n² अपॉन क्या लिखा है z, ऊपर लेके जाओगे तो इसके गुणा में जाएगा, गुणा में जाएगा तो n ऊपर चला जाएगा और z कहाँ जाएगा नीचे। n² को n से गुणा करोगे तो क्या आएगा n³ और z को z से गुणा करोगे तो क्या आएगा z²। अब देखो फॉर्मूले इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, हमारा उत्तर आया कि t बराबर n³ अपॉन z²। ऑप्शन नंबर कौन सा सही चला जाएगा, ये। और इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट करके याद रखना है, आवर्तकाल जब भी ज्ञात करते हो आप तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है, ठीक है। आवर्तकाल ज्ञात करते हो तो आपको इस प्रकार ज्ञात करना है। समझ आया क्या, एक बार और देख लो जिसको समझ नहीं आया। याद रखना है t बराबर होता है क्या 2πr अपॉन क्या होता है v। आवर्तकाल में त्रिज्या और वेग का संबंध देखो, आवर्तकाल में त्रिज्या और वेग का संबंध देखो तो हमने कहा t समानुपाती r के और व्युत्क्रमानुपाती v के है। अब इस फॉर्मूले में r क्या है, r त्रिज्या है
और v क्या है, वेग है। तो इलेक्ट्रॉन का परमाणु में त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी r समानुपाती होता है n स्क्वायर के और व्युत्क्रमानुपाती होता है z के, और v जो होता है वो समानुपाती होता है z के और व्युत्क्रमानुपाती होता है n के। तो r की जगह ये वैल्यू रखोगे आप n स्क्वायर अपॉन z, और v की जगह ये वैल्यू रखोगे आप z अपॉन n। इसको आपको हल करना है तो ये z अपॉन n इसके गुणा में लेके जाओगे आप, n स्क्वायर अपॉन z इंटू n अपॉन z। इसको उल्टा करना पड़ेगा, ऊपर ले जाओगे तब, ठीक है। तो ये क्या बन गया n क्यूब और बटा में क्या बन गया z स्क्वायर। ये होता है आवर्तकाल, यानी एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में घूमेगा तो एक चक्कर काटेगा, तो याद रखना परमाणु क्या है, गोलाकार वृत्ताकार है, तो उसने एक चक्कर में वृत्त की परिधि ज्ञात तय की है, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर, एक परिधि होती है 2 पाई आर। अब 4 चक्कर काटेगा तो एक चक्कर में 2 पाई आर तय किए, तो 4 चक्कर में कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2 पाई आर। 10 चक्कर काटेगा तो 10 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये आवर्तकाल हो गया। और आवर्ती t बराबर होता है, यानी आवर्ती न्यू बराबर होता है 1/t, यानी प्रति चक्कर में लगा समय, प्रति चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है आवर्तकाल। प्रति चक्कर में लगा समय आवर्तकाल, और प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। चक्रों की संख्या प्रति सेकंड क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो क्या आवर्ती आवर्तकाल का उल्टा नहीं है, क्या दिख रहा है ना, आवर्ती आवर्तकाल का उल्टा है या नहीं। तो आप कहोगे 1/t है तो उल्टा तो होगा। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं t/1 तो आप कहोगे सीधा डायरेक्ट समानुपाती का संबंध है। अगर आपने आवर्तकाल n क्यूब अपॉन z स्क्वायर निकाला है तो आवर्ती क्या हो जाएगी, आवर्ती उसका जस्ट उल्टा हो जाएगी, क्या z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ये तो है आवर्ती और वो है आवर्तकाल। जितना आवर्तकाल निकले जस्ट उसका उल्टा क्या कर दो आप, आवृत्ति कर दो, ठीक है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कैसे आवृत्ति ज्ञात करोगे, कैसे आवर्तकाल ज्ञात करोगे। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊर्जा ज्ञात करने के फॉर्मूले पढ़ लिए थे, क्या पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। चलो फिर फॉर्मूले देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर फॉर्मूला देखो क्या है, सबको मिला इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.18 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी 18 इंटू क्या है z स्क्वायर और n स्क्वायर, z स्क्वायर और n स्क्वायर। ये आता है किस में, जूल में। किस में आता है, जूल में। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जूल में ज्ञात करनी है आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करोगे तो माइनस कितनी हो जाएगी, -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखना ऊर्जा में माइनस चिन्ह आएगा, ऊर्जा में क्या आएगा, माइनस में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी याद रखना वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। ये कथन में पूछा जाता है प्रश्न। क्या बोला मैंने, माइनस में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। माइनस में ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, माइनस में मैंने कहा माइनस में 13 और माइनस में 10, इनमें ज्यादा कौन सा है, माइनस का 10। हम ये कहेंगे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है जिसकी ऊर्जा -13 जूल कह लो आप, -13 जूल कह लो। एक इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है जिसकी ऊर्जा -10 जूल कह लो। कितनी कह लो, -10 जूल। अब मैं आपसे पूछूं इनमें ज्यादा स्थायी कौन सा है, कौन सा वाला है, -13 वाला है। क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा कम है और ये ज्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थायी रहना चाहेगा वो अपनी ऊर्जा को कम करना चाहेगा,
वो अपनी ऊर्जा को क्या करना चाहेगा, कम। और माइनस में जितनी ज़्यादा होती है ना वो उतनी ही कम होती है। माइनस में जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही कम होती है, और माइनस में जितनी कम होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। क्लियर है बात। इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस में आती है, माइनस में। और माइनस में जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है वो ज़्यादा स्थायी होगा, और कम है वो कम स्थायी होगा। ठीक है। ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। ऊर्जा पर डायरेक्ट प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा, 3 कंडीशन हमने त्रिज्या में पढ़ी है, 3 कंडीशन हमने कहाँ पढ़ी है, वेग में पढ़ी है, और 3 कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। बन जाती है कैसे बनेगी, पहला देखो, अगर परमाणु क्रमांक नियत है, परमाणु क्रमांक नियत या क्या है, समान है, तब ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी किसके, n² के। किसकी हो जाएगी, n² के। यानी आपने z को क्या कर दिया, नियत कर दिया, z को क्या कर दिया, नियत कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा, वो याद रखना n² के क्या हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। इसलिए E1 और E2 का जो अनुपात है वो आता है n2 और अपोन में क्या आ जाता है, n1²। व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये आ जाएगा। और अगर आपने क्या कर दिया, परमाणु क्रमांक बदल रहा है लेकिन कोष को क्या कर दिया, नियत कर दिया, कोष को क्या कर दिया, नियत कर दिया, परमाणु क्रमांक बदल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो याद रखना समानुपाती हो जाएगी किसके, z² के। यानी E1 अपोन E2 का जो अनुपात होगा वो z1² और अपोन z2 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और दोनों ही बदले तो याद रखना है इसको और इसको एक साथ लेना है गुणा में। क्लियर है। पहला केस लिखो, इसमें लिखा नहीं है, नोट्स में, रफ कॉपी में लिखा रहा हूं, ऐड कर लेना। जानबूझ के नहीं लिखा मैंने, क्योंकि त्रिज्या में केस पढ़े हमने, और किस में पढ़े हैं, वेग में पढ़े हैं, तो इतना फर्ज आपका भी बनता है कि इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है। हाँ, लिखोगे, जब परमाणु क्रमांक नियत रहे, जब परमाणु क्रमांक नियत रहे, जब परमाणु क्रमांक नियत रहे और कोष बदले, और कोष बदले, तब ऊर्जा अनुपात, तब ऊर्जा अनुपात E1 अपोन E2 बराबर, E1 अपोन E2 बराबर N2 बटा N1 की होल स्क्वायर, N2 अपोन N1 की होल स्क्वायर। लिख लिया, ठीक है। फिर लिखो दूसरा केस, यदि कोष नियत है, यदि कोष नियत है और परमाणु क्रमांक बदले, और परमाणु क्रमांक बदले, कोष नियत है और परमाणु क्रमांक बदले, तब ऊर्जा अनुपात E1 अपोन E2 बराबर Z1 अपोन Z2 की होल स्क्वायर। E1 अपोन E2 बराबर Z1 अपोन Z2 की होल स्क्वायर। क्लियर है। तीसरा केस, परमाणु क्रमांक और कोष दोनों बदले, परमाणु क्रमांक और कोष दोनों बदले, दोनों बदले, तब ऊर्जा अनुपात, तब ऊर्जा अनुपात E1 अपोन E2 बराबर
तब ऊर्जा अनुपात E1/E2 बराबर, पहले ये लिख दो, इसके गुणा में ये लिख दो। पहले ये लिख दो, इसके गुणा में ये लिख दो। क्लियर है? समझ गए? लिखा सबने? क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोजन परमाणु के पहले तीनों कोष की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के पहले तीनों कोषों के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के पहले तीनों कोषों के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं ज्ञात करो। और मैंने आपके नोट्स के अंदर खाली जगह छोड़ी है, यहां पर करवाऊंगा, घर जाकर के वो खाली जगह आपको भरनी है, सॉल्व करना है इस प्रश्न को। कर लोगे ना? पहले तीनों कोष की ऊर्जा ज्ञात करनी है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक एक ही है। ठीक है? परमाणु क्रमांक क्या है? एक ही है, कोष बदल रहा है। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10 की पावर -18। और क्या होता है बताओ? जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है? एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है? एन स्क्वायर। -2.18 इंटू 10 की पावर -18 परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का होता है 1। कितना होता है? 1। और 1 का स्क्वायर करोगे आएगा 1/n स्क्वायर। पहले कोष की त्रिज्या, सॉरी ऊर्जा, पहले कोष के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मतलब पहले कोष का मान कितना? 1। 1 का स्क्वायर करोगे तो वापिस कितना आएगा? 1 आएगा। तो पहले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल हो जाएगी। -18 जूल। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करोगे तब कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा -13। और कितना था पॉइंट में? 0.6। और क्या आ जाएगा ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी होती है, जूल में उतनी होती है, पहले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की। दूसरे कोष में ज्ञात करोगे तब, दूसरे कोष में ज्ञात करोगे तब, ध्यान से देखो, करवाऊंगा नहीं मैं, घर जाके के करना है आपको। दूसरे कोष में ज्ञात करोगे परमाणु क्रमांक की जगह 1 ही लेना है। परमाणु क्रमांक की जगह कितना लेना है? 1। लेकिन कोष बदल जाएगा, कितना हो जाएगा? दूसरा। तो 2 की स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 4। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/4। 1/4 -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/4। 1/4। तीसरे कोष के लिए याद करोगे तब ऊपर तो 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 तिया 9। 3 तिया 9। क्लियर है बात? कर लोगे? इसमें आएगा, दूसरे कोष के लिए आएगा 1/4, तीसरे कोष के लिए आएगा 1/9। ये तीसरे कोष के लिए आएगा। अब वैल्यू काटनी है आपको। ठीक है? काट लोगे? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं ऐसे ज्ञात करते हैं। समझ आ गई बात? कर लोगे? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था ना? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था। अगला एक प्रश्न और दे रखा है कि हाइड्रोजन के दूसरे तथा हीलियम के पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। करके देखना, ये घर प्रश्न है ना, दिया गया आपको। लास्ट में प्रश्न दिया गया, हाइड्रोजन के दूसरे तथा हीलियम के पहले कोष के लिए, आगे चलो, आगे चलो, और आगे चलो, लास्ट, और आगे चलो। ये खाली पेज निकाल दिया गया बाबूजी ने। हाँ, ये प्रश्न है। हाँ, खाली पेज के बाद जस्ट एक प्रश्न दे रखा है नोट्स में। खाली पेज के बाद जस्ट एक प्रश्न दे रखा है। आगे चलो, आगे एक खाली पेज है, खाली पेज के बाद में जस्ट एक प्रश्न दे रखा है। ये दे रखा है, हाइड्रोजन के दूसरे तथा हीलियम के पहले कोष की इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। दे रखा है ना?
कर लोगे? परमाणु क्रमांक भी बदल रहा है और क्या बदल रहा है, कोष भी बदल रहा है। फॉर्मूला कौन सा यूज में लेना है वो आपको देखना है, ठीक है। हाँ, दोनों बदल रहे हैं तो दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे और दोनों फॉर्मूले काम में लेकर के अनुपात ज्ञात करोगे, बिना देख कर घर जा करके करना है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ लिया था, लिखवा दिया था मैंने। इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य, एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम है। लेम्डा का मान कितना दे दिया, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। ध्यान दो, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, हाँ, तरंग के रूप में नहीं, कण के रूप में गति करता है। और उस एक कण की ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन। यानी एक कण को अपन क्या मानते हैं, फोटोन मानते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर वो H अपॉन क्या होती है, लेम्डा। H अपॉन क्या होती है, लेम्डा होती है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, घर जाकर के रिवाइज नहीं किया, भूल गए। E बराबर क्या होता है, H अपॉन लेम्डा होता है ना, है? निकालो प्लांक क्वांटम सिद्धांत निकालो, दिया है आपको, करवाया है, पढ़ो। हैं, ई समानुपाती न्यू, ई समानुपाती, ये पढ़ा था हमने, ई समानुपाती न्यू। और न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन क्या होता है, सी अपॉन क्या होता है, लेम्डा होता है, ठीक है। ये समानुपाती का निशान हटाते हैं तो आता है एच सी अपॉन लेम्डा, होता है ना। तो मैंने लिखा है, सी नहीं लिखा, मैंने लिखा एच अपॉन लेम्डा। एच का मान रखना है, सी का मान रखना है। हमारे पास में एक वैल्यू आती है 12400 और अपॉन क्या हो जाता है, लेम्डा। ये किसके बराबर है, ऊर्जा के बराबर है। किसके बराबर है, ये ऊर्जा के बराबर है। हम ये कहते हैं कि लेम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब ऊर्जा ज्ञात करते हैं तो ये ऊपर वाली वैल्यू किस, 1240, ये 1240 है। अब देखो तरंग दैर्ध्य का मान कितना दिया गया है, 4000 एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, 4000 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट ऊर्जा ज्ञात आ जाए, हो जाएगी। काट सकते हो ना इसको, 0 से 0 कटेगा, 4 तिया कितने हो गए, 12, 4 तिया 12। बताओ कितना उत्तर आएगा, 3.5 आएगा, 1, 3.1। 4 को भाग 10 में कितनी बार जावे, 1। देखो इधर देखो, 124 बचा है, 124 में 400 का भाग देना है। 4 तिया कितना हो गया, 12, 4 तिया 12। कितना बच गया अपने गन, ऊपर बच गया 4, नीचे कितना बच गया, 100 नहीं, नीचे तो 400 ही है। अरे नीचे तो 400 ही है, इधर देखो, एक 124 में भाग देना 400 का, भाग देना है 400 का। 4 को भाग 12 में 1 कर जाओगे, 4 3 बार जाओगे, 4 तिया कितना होगा, 12, ठीक है। अब वापिस इन्हें तो 400 ही बचेगा, 400 ही बचेगा, भाग तो 400 की देना अपन। कितना उत्तर आया, 3.1। 3 पॉइंट कितना आ रहा है उत्तर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमारे पास में ये चीज थी, लेम्डा का मान प्रश्न में हमें दिया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात करनी है। लेम्डा का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1240 बटा क्या होता है, लेम्डा एंगस्ट्रॉम। 1240 बटा क्या होता है, लेम्डा एंगस्ट्रॉम। यही तो होता है, यही होता है। भाग दोगे कितना आएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। घर जाकर करके देखना,
है 12,400। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात करनी है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात करनी है, निकालो। अरे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करना, प्लांक नियत। हाँ 12,000 कितना लिखा है मैंने 400, 12,400 अपॉन कितना है 4,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। हाँ अब आएगा कितना आएगा 124 बटा कितना आएगा 40। चलो रुको, अरे रुको रुको, काटेंगे कितनी बार कटेगा ये 40, 2 से काट के देखो पहले। 20 दुआ कितने हो गए 20 दुआ 40, और ये कितने आ गए 72 दुआ 124, नहीं 62 दुआ 124, 62 दुआ 124। हाँ मेरी मिस्टेक है, 12,400 यूज लेना है आपको, और 4,000 से क्या देना है भाग देना है। अब आ जाएगा 3.1 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगी ऊर्जा आ जाएगी। वो नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम हो, नैनोमीटर में लैम्डा दे रखी हो तब होता है। अगर नैनोमीटर में क्या दे रखी हो आपको लैम्डा का मान दे रखा है ना, तब वो ऊर्जा आपको आती है, वो किस में आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। लैम्डा दे रखा है आपको एंगस्ट्रॉम में, तो मात्र क्या रखना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखना है। ठीक है सुन लो अगला प्रश्न देखो। इससे पहले मैं आपको बेसिक करवा देता हूं इसका। इलेक्ट्रॉन की जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो हमने पढ़ी है Hc अपॉन क्या पढ़ा है लैम्डा पढ़ा है, Hc अपॉन क्या पढ़ा है लैम्डा पढ़ा है। E जो है ना, दो ऊर्जाओं का अनुपात पूछे आपसे लैम्डा के संदर्भ में, तो हम कहेंगे कि E जो व्युत्क्रमानुपाती है किसके लैम्डा के, E व्युत्क्रमानुपाती किसके है लैम्डा के, है ना भाग में लैम्डा। तो E1 और E2 का आपसे पूछा जाए अनुपात, दो तरंग दैर्ध्यों की ऊर्जा का क्या पूछा जाए अनुपात, तो जो व्युत्क्रमानुपाती है उसमें पहले क्या आएगा λ1 आएगा या λ2 आएगा, λ2 अपॉन में क्या बनेगा λ1 बनेगा। ठीक है अब प्रश्न दे रखा है, चलो पहले लिखो फिर मैं समझा देता हूँ, बोर्ड पे नोट्स में मत देखना। ठीक है प्रश्न दे रखा है दो फोटोन जिनकी तरंग दैर्ध्य, दो फोटोन जिनकी तरंग दैर्ध्य 2000 पिकोमीटर, 2000 पिकोमीटर, 2000 पिकोमीटर तथा 4000 नैनोमीटर है, 4000 नैनोमीटर है। दो 2000 पिकोमीटर और 4000 नैनोमीटर है। तो इनकी ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो, इनकी ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। एक और आपके लिए सरल कर देता हूं मैं, पिकोमीटर जो होता है वो होता है 10 की पावर, पिकोमीटर जो होता है बराबर होता है 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 के, और नैनोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर -9 के। नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 के। ठीक है अब पिकोमीटर हटाना है आपको, 2000 को तो 2000 मानना है, पिकोमीटर हटाओगे तो वो आ जाएगा 10 की पावर -12, और नैनोमीटर हटाओगे वो आ जाएगा 10 की पावर -9। ठीक है λ2 अपॉन λ1, λ2 का मान कितना है 4000, ये रखा हमने 4000 इंटू पिकोमीटर सॉरी नैनोमीटर में कितना दे रखा है 10 की पावर -9 अपॉन ये कितना है देखो 2000, 2000 इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 कितनी बार कटेगा ये 2 एकम 2 दुआ, ये बच गया आपका 10, 2 इंटू 10 की पावर -9 और अपॉन बच गया 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 है। रुको ये बच गया नीचे 10 की पावर -12, नीचे तो एक है ना यहाँ पर, ये हो गया 10 की पावर -9 और ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 की पावर +12,
माइनस का 12 ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, प्लस का 12, तो 10 की पावर कितने बच गए, 10 की पावर 3 बच गए। 10 की पावर प्लस का कितना बच गया, 3, और नीचे ये ऊपर चला गया, नीचे तो कितना था, 1 था, कितना था, 1 था। 2 को इससे गुणा करोगे 1000 से, कितना आ जाएगा, 1000 ही है ना, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया। 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार लिखोगे 1000 हो गया। 2 को कितना, 2000, और भाग में कितना है, 1, तो इसका अनुपात आएगा 2000 अनुपात 1, 2000 अनुपात 1। समझ आया नहीं आया? वैल्यू है पहली जो हमें दे रखी है, वो दे रखी है 2000 पिकोमीटर, और पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 की। दूसरी वैल्यू दे रखी है 4000 नैनोमीटर, और नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9 के। E1 और E2 का अनुपात पूछा है, E1 अपॉन E2 का अनुपात पूछा है, बराबर होता है λ2 अपॉन λ1 के। ठीक है, λ2 का मान कितना दे रखा है, 4000 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और 1 का मान कितना दे रखा है, 2000 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये कटेगा 2 बार, नीचे कितना बच गया, 1। ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये इस प्रकार है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और अपोन में है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, इस 12 को ऊपर लेके जाओगे, ये बन जाएगा ऊपर जाकर के प्लस का 10 की पावर प्लस की 12। अब प्लस का ज्यादा है माइनस का कम है, तो प्लस के बचेंगे, और प्लस के कितने बच जाएंगे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। इस 3 को 3 बार लिखोगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 दया 100, 100 दया 1000, 1000 को 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा, 2000, और भाग में कितना है, 1, तो 2000 बटा 1 मतलब 2000 अनुपात 1। क्लियर है? ये प्रश्न अच्छा है आगे वाला। देखना नहीं है, सोगन लाग सी देखोगा तो प्रश्न थाने करना पड़ेगा, प्रश्न थाने करना पड़ेगा, नोट्स बंद कर दियो चे, सोगन भी देख लियो, फिर किंग किंग लगेगी हैं। हाँ, 11वीं वाली रंग लगेगी, देख लियो थे, पढ़ गया ना 11वीं 12वीं? हाँ पढ़ो, हाँ तो फिर सागे पढ़ा नहीं कोई, हाँ तो इंगी सोगन लगेगी, तन्ने भी लगेगी भी सोगन, जे देखियो तो हैं, यही टपा दी फिर उम्र। चलो लिखते हैं, प्रश्न लिखो। एक सोडियम लैंप से 1 जूल ऊर्जा के फोटोन का, एक सोडियम लैंप से 1 जूल ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित होते हैं। एक सोडियम लैंप से 1 जूल ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित होते हैं। यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है, यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है, तो उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या ज्ञात करो। 2000 एंगस्ट्रॉम है तो उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या ज्ञात करो। थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं आपको, फिर करना इस प्रश्न को। एक फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर hc अपॉन क्या होता है, लेमडा, hc अपॉन लेमडा। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, सॉरी फोटोन की संख्या ज्ञात करो। अगर फोटोन n है हमारे पास, अगर फोटोन n है तो ऊर्जा ये हो जाएगी NhC अपॉन लेमडा, हो जाएगी ना। फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है आपको, किसकी संख्या ज्ञात करनी है,
तो क्या ये फोटोन की संख्या है या नहीं? इस n को ज्ञात करोगे तो hc अपॉन लेमडा इधर आएगा, तो ये बन जाएगा E इंटू लेमडा अपॉन क्या बन जाएगा hc। अब h का मान आपको पता है और आपको c का मान भी पता है और आपको लेमडा दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है ना, और ऊर्जा भी दे रखी है। दे रखी है क्या? 1 जूल क्या दे रखी है? अब करके देखो तो। सी लिखा है आपको पहले, प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड लिखा है ना। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है सी। अरे करके देखो, करके देखो, करके देखो। कर रहे हो क्या? चलाओ पेन, चलाओ कॉपी। है हाथ दुख है? ई तो दे रखा है आपको 1 जूल। अरे 1 जूल को 1 जूल ही रखना है। एच प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? ऐसे पेपर सोल्व नहीं होते, प्रश्न सोल्व नहीं होते, आपको याद रखना पड़ेगा। 6.626 इंटू 10 की पावर -34। हाँ तो ये याद होंगे तभी तो प्रश्न होगा ना, ऐसे प्रश्न थोड़ी होगा। यहाँ सारों की एग्जामिनर ध्यान देते से फिर क्या पार पड़ेगी? हैं? निकाला? नहीं किया? हाँ जी। लेमडा का मान कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। n बराबर E इंटू लेमडा अपॉन कितना H इंटू सी, ये बना फॉर्मूला। ध्यान दो, E 1 जूल दे रखा है इंटू लेमडा का मान दे रखा है 2000, ठीक है। H का मान होता है 6.626 इंटू 10 की पावर कितना होता है -34 इंटू सी का मान होता है 3 इंटू 10 की पावर कितनी होती है 8। ध्यान दो इधर, इस एक को तो कोई मतलब नहीं है रखने का, कोई मतलब नहीं है। 2000 है, कितना है 2000। इस 2000 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 इंटू 1000 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1000 लिख सकते हैं। ये जो 1000 है, इस 1000 को 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ये बन गया ऊपर कितना 2 इंटू 10 की पावर कितना बन गया 3। देखो इधर 10 की पावर -34, 10 की पावर -34 और 10 की पावर 8,
10 की पावर 8। बताओ -34 और प्लस का 8 कितना बचेगा? माइनस का कितना बच गया? 26। नीचे बच गया 10 की पावर -26। ऊपर लेके जाऊंगा क्या मैं बदल जाती? 10 की पावर प्लस का कितना बन जाएगा? 26। 10 की पावर प्लस का कितना बन गया? 26। देखो नीचे कितना है? 6.26 और कितना है? इतना बचा नीचे और एक बच गया 3। यही बचा है ना? 2 से कटेगा कितनी बार कटेगा? 2 तिया 6। ठीक है, समझ में आ गई बात? इतना ही बचा आगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ए कितना बच गया? 2। चलो अड़ता ही सोल्व कर लिया अपन। आपने उत्तर निकालना अपन। पूरा कटा 3.3 गुणा कितना है? 3। कितना आ गया ये? ऊपर बच गया आपका 1 इंटू 10 की पावर कितने बच गए? 29 और नीचे बच गया 3 तिया 9। पूरा मान लो 3 तिया 9। -34, 34 में से 8 गए। 10 की पावर ऊपर कितने हैं? 3 है। 10 की पावर ऊपर 3 है, 29। ठीक है, ये बच गया आपके पास में 9। 1 गुणा 10 की पावर 29/9। अब 9 का 1 में देना है आपको भाग। 9 का देना है आपको 1 में भाग। 1 में तो जाएगा नहीं जाता। तो फिर इसको क्या करते हैं अपन? 1 कम कर देते हैं। 1 कम करके लिख देते हैं 10 इंटू 10 की पावर कितना कर देते हैं? 28 और अपॉन कितना कर देते हैं? 9। अब कितनी बार जाएगा भाग? 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना आएगा? 1। पूरा 1 मान लेते हैं अपन। उत्तर निकालने के लिए, समझने के लिए अपन कितना मान लेते हैं? 1। 1 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? 28। और ये क्या आया है? 1 इंटू 10 की पावर 28 फोटोन आ गए। क्या आ गए? फोटोन। अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या? 10 की पावर 19 लिख दिया ना मैंने। 10 की पावर -7 कहाँ से लिखा मैंने? 10 की पावर 7 एंगस्ट्रॉम। हो जाएगा, ध्यान देना। हमने गलती क्या की है? इधर देखो 2000 है ना, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। किस में होता है? एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को लिखना होता है हमें 10 की पावर -10। यहां गलती होगी हमारी। एक इंटू 2000 और एंगस्ट्रॉम को लिख दिया 10 की पावर -10। अब हो जाएगा। नीचे कितना है? 6.626 इंटू 10 की पावर कितना है? -34 और 3 इंटू 10 की पावर 8। बच गया ऊपर 2 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू, यानी 2 इंटू 10 की पावर 3 हमने इसको लिखा है 2000 को। ऊपर है 10 की पावर माइनस का कितना? 10। ठीक है ना? और नीचे वाला ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर कितना? 34 और ये बन जाएगा 10 की पावर -8। डायरेक्ट इसको ऊपर लिया है, इसको ऊपर रखा है। ठीक है, ये बन गया 6.626 इंटू 3। अब ये वैल्यू आएगी 34 और 10 कितना हो गया? ये 18। 10 की पावर -18, 10 की पावर -10 और 10 की पावर -8 कितना बन गया? 10 की पावर -18। 10 की पावर -18 और ये कितना बन गया? 10 की पावर 3 और 10 की पावर 34। 10 की पावर कितना बन गया? 37। अब 37 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा? कितना बच गया? 19। ये बन गया 10 की पावर प्लस का 19। ठीक है, और इंटू कितना? ये 2 बट्टा कितना है? 6.626 इंटू कितना है? 3। ठीक है,
अब कितनी बार कटेगा ये काट के देखो कितना आएगा, 3.3 दुआ 6 और 3 दुआ 6 और 1 3 आ जाएगा क्या, इनटू कितना है 3, 10 की पावर कितना बच गया ऊपर 19। अब देखो 3 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 9.9 मान लेते हैं, पूरा 9 मान लो, ऊपर कितना है 1 इंटू 10 की पावर कितना है 19 बट्टा कितना कर दिया हमने 9 कर दिया। इस कट नहीं रहा है, ये भाग भी नहीं जा रहा, तो अपन क्या करते हैं ऊपर वाले को 1 कम कर देते हैं, 10 इंटू क्या कर देते हैं 18 और भाग क्या कर देते हैं 9। अब भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 18, 1 इंटू 10 की पावर 18 फोटोन आ जाएंगे। क्लियर है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हुआ था, आप भी सोल्व करो तब ध्यान रखना, ठीक है। लिखो प्रकाश की प्रकृति, क्या कह रहे हो, देख लो, देखो इधर प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति है क्या यहां तक के नोट्स सबके पास? देखो प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और प्रकाश जो है वो कण की तरह क्या करता है व्यवहार करता है। ध्यान दो इधर, प्रकाश एक तो तरंग की तरह व्यवहार करता है और एक किसकी तरह व्यवहार करता है कण। ये दो घटनाएं प्रदर्शित करता है प्रकाश, एक तरंग की घटना और एक कण। तरंग पर आधारित जो घटनाएं होती है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, अरे ध्यान दो इधर, बोलो मत। तरंग पर आधारित जो घटनाएं होती है उन घटनाओं के पीछे एक तो शब्द लगा हुआ मिलेगा आपको न, या लगा हुआ मिलेगा अन, ठीक है ना। जैसे अपवर्तन, 10th क्लास में पढ़ा है आपने, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का क्या होता है परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये सारी घटनाएं प्रदर्शित करती है, वो करती है प्रकाश का जो तरंग व्यवहार होता है वो। और कण की जो घटना है या कण जी प्रकृति है, उस प्रकृति पर आधारित जितनी भी घटनाएं होंगी उनके पीछे शब्द लगा हुआ मिलेगा आपको, या तो प्रभाव, क्या लगा हुआ मिलेगा प्रभाव, जैसे कॉम्पटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव या जीमान प्रभाव, या आपने अभी आप पढ़ोगे आगे चल करके एक प्रभाव और दे रखा है, एक दे रखा है कृष्णिका सिद्धांत है, आएगा अभी पढ़ेंगे अपन। ये है कण पर आधारित क्या है घटनाएं, ठीक है। अब हमारे काम की चीज क्या है, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस पर ही आधारित है हमारा आगे चलकर आएगा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, अगली हेडिंग है जस्ट आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। बातें नहीं करनी अब, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, मान लीजिए धातु की एक प्लेट है, क्या एक ये धातु की प्लेट, अब धातु है तो सीधी सी बात है परमाणु होगा, क्या होगा परमाणु, और उस परमाणु में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, उस परमाणु में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन पर एक उच्च आवृत्ति का क्या लगा दिया, फोटोन डाल दिया, जिसकी ऊर्जा क्या है h न्यू है, जिसकी ऊर्जा क्या है h न्यू, ये ऊर्जा आपने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के अपनी कक्षा को छोड़ेगा और
उत्सर्जित होकर के बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को अपन कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और बाहर निकल करके गति करने लग जाए तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण याद रखना क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। इस धारा को अपन कहते हैं प्रकाश धारा। क्या कहते हैं? प्रकाश धारा। ध्यान से सुनना, जब किसी धातु पर या परमाणु में उच्च आवृत्ति का फोटोन डाला जाता है तो यह उच्च आवृत्ति पाकर के इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा से बाहर आ जाता है। ठीक है, और गति करने लग जाता है। जो बाहर आया हुआ इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो गति के कारण जो धारा उत्पन्न हुई है उस धारा को अपन कहेंगे प्रकाशिक धारा या प्रकाश धारा। सोलर पैनल लागेड़ा मैंने वो इस सिद्धांत पर काम करे। ठीक है, उसके अंदर या तो पोटेशियम धातु होती है या होती है उसके अंदर सीजियम धातु। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व है सीजियम। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व क्या है? सीजियम। अब कौन से परमाणु प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाते हैं और कौन से परमाणु प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखाते? जिन परमाणुओं का आकार छोटा होता है, जिन परमाणुओं का आकार होता है छोटा, याद रखना वो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखाते। और जिन परमाणुओं का आकार होता है बड़ा वो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाते हैं। ये कोई परमाणु है, परमाणु का नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में बल लगता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। और उस अभिकेंद्रीय बल को अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या अपन कहते हैं कूलाम्बिक बल। क्या कहते हैं? परमाणु जितना छोटा होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण उतना ही प्रबल होगा, मजबूत होगा। परमाणु जितना छोटा होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। परमाणु जितना ज्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उतना ही कमजोर होगा। उतना ही क्या होगा? कमजोर होगा। दूसरी बात, छोटा परमाणु होता है उसकी आयनन ऊर्जा होती है अधिक। आयनन ऊर्जा क्या होती है? अधिक। यानी आयनन ऊर्जा का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन को परमाणु की कक्षा से बाहर निकालने के लिए आवश्यक रूप से दी गई जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को अपन कहते हैं आयनन ऊर्जा। यानी आयनन ऊर्जा परमाणु को आयनों में क्या करती है? विभक्त करती है। ठीक है ना, परमाणु को क्या बनाती है? धनायन बनाने का क्या करती है? काम करती है। और इसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम। आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव वो परमाणु दर्शाते हैं जो आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं और जिनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। जितना बड़ा परमाणु होगा उसको अगर आप थोड़ी सी भी ऊर्जा दोगे तो ये बंध टूट जाएगा। ये बंध क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर के गति करने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर गति करने लग जाएगा। ये मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाता है और इस इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न धारा प्रकाश धारा कहलाती है। ठीक है, सीजियम आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व है, परमाणु है। तो इसको अपन सोलर प्लेट के अंदर काम में लेते हैं, क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा जब सोलर प्लेट पर गिरेगी तो इतनी ऊर्जा पाकर के सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन उससे सोलर प्लेट के अंदर क्या करने लग जाएगा? गति करने लग जाएगा, जिसके कारण उससे धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। और सीजियम नए काम में लेकर के अपन काम में ले सकते हैं क्या? पोटेशियम भी काम में ले सकते हैं। पोटेशियम भी आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन से तत्व या कौन से परमाणु दर्शाते हैं? ऐसे परमाणु जो आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं और जिनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। वो परमाणु क्या दर्शाते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। क्लियर है बात? प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव?
जब किसी परमाणु धातु पर, पहली बात तो याद रखना, धातु नाम आए या इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, त्याग सकता है, दान कर सकता है। मैंने अगर किसी धातु का नाम न लिया और मैंने कहा ये क्लोरीन है, अष्टक पूरा करने के लिए पहले से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपने पढ़ा है क्लोराइड, मूलक पढ़ाया था, मैंने कहा इस पर माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब माइनस कब आएगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तब इस पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। अब मैं इस पर उच्च आवृत्ति का फोटोन डालूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए प्रोटॉन तो है इसके पास में ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम। प्लस चार्ज ज़्यादा है, माइनस चार्ज क्या है? कम है। तो आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, नाभिक के बीच में, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। इसकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखा पाता। हमने सीजियम और पोटेशियम क्यों लिखा है? क्योंकि धातु है, और धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। तब उन पर आप फोटोन डालोगे, ऊर्जा डालोगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। इसलिए धातुओं पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस का चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है बात? ठीक है। तो धातु ही लगभग क्या दिखाते हैं? धातु ही लगभग। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा मैंने आपको बताई, आप बता नहीं सकते कि धातु की प्लेट पर या धातु पर या धातु परमाणु पर उच्च आवृत्ति का फोटोन आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर परमाणु से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है और गति करने लग जाता है। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, तथा इस प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और प्रवाहित होने वाली धारा को कहा जाता है प्रकाश विद्युत धारा। क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत धारा। क्लियर है? एक नाम है कार्यफलन और एक नाम है देहली आवृत्ति। इंग्लिश की क्लास आपकी है, आप जा सकते हो। ठीक है, जिनको क्लास आगे लेनी है बाहर जाकर के कहीं और इंस्टीट्यूट में जा सकता है। ठीक है, हाँ ध्यान देना। एक मैंने नाम बोला है कार्यफलन। क्या बोला है? कार्यफलन। आपके पास सुविधा है, आप लाइव भी देख सकते हो बाद में, लाइव तो क्या रिकॉर्डेड दे सकते हो। कार्यफलन को कहते हैं W, और एक होती है देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं इसको? देहली आवृत्ति। और देहली आवृत्ति को अपन लिखते हैं न्यू नोट से। किससे लिखते हैं? न्यू नोट से लिखते हैं। ठीक है। कार्यफलन क्या है? कार्यफलन है, ये है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वर्ताकार पथ के अंदर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। जब आप इस पर ऊर्जा या मैं ये कहूं फोटोन आपतित करते हो तो इतनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम आएगी, वो ऊर्जा तो कहलाता है कार्यफलन। क्या कहलाता है? कार्यफलन। जो ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम आएगी वो तो कहलाती है कार्यफलन, जिसको लिखा जाता है W से। किससे लिखा जाता है? W से। और बच गई ऊर्जा जो इस इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करेगी, बच गई ऊर्जा जो इस इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करेगी, वो ऊर्जा कहलाती है क्या? देहली आवृत्ति। क्या कहलाती है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करता है, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अपन कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति को या उस ऊर्जा की आवृत्ति को कहा जाता है देहली आवृत्ति। और वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को परमाणु की कक्षा से बाहर निकाल दे, वह आवृत्ति कहलाती है कार्यफलन। क्या कहलाती है? कार्यफलन। इसी आधार पर आइंस्टीन ने ऊर्जा समीकरण दिया था। आइंस्टीन ने क्या दिया था? ऊर्जा समीकरण। और आइंस्टीन ने जो ऊर्जा समीकरण दिया था वो आधारित था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। ठीक है। आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण E बराबर जो होता है वो होता है कार्यफलन, कार्यफलन, और प्लस में याद रखना देहली आवृत्ति। क्या है? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को हमने लिखा है किससे? न्यू नोट से। किससे लिखा है? न्यू नोट से। और कार्यफलन को लिखा है किससे? W से। और ये किसके बराबर होती है? E के बराबर होती है। E बराबर W प्लस में क्या है? न्यू नोट। W प्लस में क्या है? न्यू नोट।
अब बताओ प्लांक क्वांटम सिद्धांत जो है वो एक फोटोन की ऊर्जा कितनी बताता है? प्लांक क्वांटम सिद्धांत एक फोटोन की ऊर्जा कितनी बताता है? E बराबर क्या होता है? तो क्या इस E को h न्यू लिख सकते हैं अपन? h न्यू बराबर हो गया किसके? W प्लस में क्या हो गया? न्यू नोट। W प्लस में क्या हो गया? न्यू नोट। क्लियर है? समझ आया नहीं है? बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण E बराबर क्या होता है? W प्लस में क्या होता है? न्यू नोट।